गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंसेंट एंड फ्री कंसेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम सब जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि इन्फोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को, ये इसमें जो ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरव्यू में भी हम लोग इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, ऐसा देखते हैं। आज का जो टॉपिक है कंसेंट, आखिरकार हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने की क्या जरूरत है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट क्यों रेलिवेंट है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। बैकग्राउंड इसलिए क्योंकि आपको मुझे ये समझाना है कि आखिरकार हम कंसेंट पढ़ते क्यों हैं, क्यों कंसेंट फ्री एंड वॉलंटरी होनी चाहिए, क्या जरूरत है उसकी। उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं जिसमें एक हेडिंग पड़ी हुई है दैट व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमारे सर हमको बताते थे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल आता था, वो कहते थे बेटा सास को आप कॉन्ट्रैक्ट समझिए और बहू को एग्रीमेंट समझिए। बहू सास बने ये जरूरी नहीं है, पर सास कभी ना कभी बहू जरूर रही होगी, ये आप बिल्कुल बेझिझक समझ लीजिए। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी एग्रीमेंट रहा होगा, पर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने उसके लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस होना जरूरी है जो मेरे पीछे लिखी हुई है। सेक्शन 10 which is basically provides that what agreements are contract or the essential conditions for a valid contract। कैसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, उसके लिए कुछ इसेंशियल कंडीशंस दी गई हैं। इन्हीं इसेंशियल कंडीशंस में एक इसेंशियल कंडीशन पे आज हम चर्चा करेंगे। जो पहली इसेंशियल कंडीशन है वो कहता है दैट द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के पक्षकार सक्षम होने चाहिए। अब ये सक्षमता आप कैसे जांचेंगे, ये सक्षमता आप जांचते हैं उसकी एज देखकर और उसके साउंड माइंडनेस को देखकर। साउंड माइंडनेस मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई वो व्यक्ति विकृत चित्र प्रकृति का है या उस व्यक्ति की एज इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम की है। इफ उसकी एज 18 साल से कम की होती है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो कभी नहीं कर सकता। Therefore, parties must be competent to contract. The second point is the consent must be free and voluntary। इस पे आज की पूरी क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों कंसेंट होनी चाहिए, कंसेंट फ्री एंड वॉलंटरी कब कहा जाएगा, इसके बारे में हम 2 मिनट बाद चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है दैट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिफल। हम सब जानते हैं ना, जैसे मुझे एक घड़ी खरीदनी है, मैं एक घड़ी की शॉप पे गया, मैंने कहा साहब मुझे घड़ी दिखा दीजिए, उन्होंने मुझे घड़ी दिखाई, मैंने एक घड़ी पसंद कर ली। उन्होंने कहा साहब ये 5 रुपए की है, आप मुझे 5 रुपए दे दीजिए। हाँ मालूम है 5 रुपए में कोई घड़ी नहीं आती, पर ठीक है मान लीजिए एग्जाम्पल है कि 5 रुपए की घड़ी, मैंने उनको 5 रुपए दिए। ये 5 रुपए क्या है, 5 रुपए है कंसिडरेशन। ये 5 रुपए इस चीज की बात करते हैं कि अगर आप ये 5 रुपए देंगे तो हम आपको एक रसीद देंगे, उसके साथ में एक घड़ी देंगे जिसमें आप उस घड़ी के ओनर कहलाएंगे। बहुत सारी कंडीशंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी है जहां पे कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसको हम कभी किसी और क्लास में जरूर चर्चा करके डिस्कस करेंगे, जरूर बात करेंगे इस पे। द फोर्थ पॉइंट इज दैट द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। इफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल देन सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। देयरफॉर जिस कंसिडरेशन की हम बात कर रहे होते हैं या जिस ऑब्जेक्ट, जिस उद्देश्य की बात कर रहे होते हैं ना बेटा, ये सारे के सारे एग्रीमेंट, ये सारे के सारे एग्रीमेंट तब लॉफुल होंगे। जब वो लॉफुल होंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इस बात को कई बार पढ़ाते हुए कहा कि ये लास्ट पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट must not be expressly declared void by this act, by the Indian Contract Act। void means zero, शून्य। अगर किसी भी तरीके से इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं किसी एग्रीमेंट को जीरो डिक्लेयर किया गया है, वॉइड डिक्लेयर किया गया है, तो ऐसे एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। ये एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे सेट कर रखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। जैसे एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अगर कोई व्यक्ति किसी के विवाह को अवरोध करने के लिए, किसी के विवाह में अवरोध उत्पन्न करने के लिए संविदा करता है ना बेटा, तो वो ऐसा एग्रीमेंट ही जीरो हो जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। इतना ही नहीं, एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ये भी वॉइड है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, ये भी वॉइड। तमाम एग्रीमेंट्स हैं
जो वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं इस एक्ट के द्वारा। अगर इस एक्ट ने किसी एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया ना, तो वो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि क्यों हमने इस टॉपिक को रखा या क्यों इस टॉपिक का होना बहुत जरूरी है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बहुत बेसिक से शुरू करते हैं और फिर हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंसेंट। देखो बेटा, हम 3 तरीके की मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कंसेंट यानी सम्मति की 3 तरीके की परिभाषा या 3 तरीके की मीनिंग हम आपको समझाएंगे। एक तो जनरल मीनिंग होती है। जनरल मीनिंग मतलब जो हम और आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको समझते हैं। एक इंग्लिश लॉ से, इंग्लिश लॉ हम लोग क्यों ऑब्जर्व करते हैं? हर समय आप लोगों ने देखा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या फिर कुछ और लॉज में भी, क्योंकि हम अल्टीमेटली ब्रिटिश कॉलोनी रहे और 1872 में 1 सितंबर को जब ये हमारा एक्ट लागू हुआ, ध्यान रखना है, एक रोचक बात मुझे याद आ गई कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिस डेट को इन्फोर्स हुआ था ना, उसी सेम डेट को, उसी सेम ईयर में इंडियन एविडेंस एक्ट भी इन्फोर्स हुआ था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बोथ आर इन्फोर्स्ड ऑन 1 सितंबर 1872। मैं बात करता हूं, पलट के आते हैं हम लोग इस टॉपिक पे। मैं बात कर रहा था कि कंसेंट इंग्लिश लॉ में कैसी है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि कंसेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 13 में, वो क्या कहता है। परीक्षा में एक सवाल आता है, हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। क्वेश्चन आता है द एक्सप्रेशन कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अक्सर बच्चे उसमें सेक्शन 14 टिक करके आ जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, Section 14 provides about the definition of free consent, not the definition of consent. Rather, Section 13 provides about the definition of consent. क्या है? थोड़ी देर बाद समझते हैं। जनरल मीनिंग क्या होती है? देखिए, कोई भी इंसान ना या तो बहिर्मुखी होता है या अंतर्मुखी होता है। उसके जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना आर्टिकल 91A में, इस एक्सप्रेशन को कुछ लोग इंटरनल रखते हैं, कुछ लोग एक्सटर्नल रखते हैं। जब आप अपने इस एक्सप्रेशन को एक्सटर्नल फॉर्म में बाहर लेकर के आएंगे, एक्सटर्नली बताएंगे, लोगों से अपनी बात को रखेंगे, तो वो आपकी कंसेंट मानी जाएगी। यानी कंसेंट इज एन एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ अ विल बाय अ पर्सन। आप अपनी इच्छा को, आप अपनी विल को किसी व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करेंगे, एक्सटर्नली बताएंगे, वही कंसेंट मानी जाएगी। कंसेंट का जो कंसेप्ट हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आया, ये बहुत पुराना कंसेप्ट आया इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ में एक मैगजीम चलती है, कंसेंसस एट एडम। इसका मतलब होता है इन द सेम सेंस। और हमने इस सेंटेंस को अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में भी रखा। कैसे रखा बताता हूं। हमने इन द सेम सेंस वाली बात, इन द सेम सेंस वाली बात कहां से बोरो की, कहां से ली? हमने ली स्मिथ वर्सेस हगिस के केस से, जो कि जिसके जज साहब थे हैनन जस्टिस। इंग्लिश केस है। रोचक बात है कि बहुत सारी चीजें जो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अडॉप्ट की हैं, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश लॉ से ली गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। अंडर सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है ये डेफिनेशन कहां से ली गई? ये डेफिनेशन ली गई जस्टिस पोलाक की डेफिनेशन से। जस्टिस पोलाक, अगेन अ वेरी ग्रेट ज्यूरिस्ट, बहुत आपने उनका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हुए सुनेंगे। जस्टिस पोलाक कहते हैं दैट एन एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हमने प्रॉमिस शब्द स्किप किया, हटा दिया, बाकी की उनकी डेफिनेशन को एज इट इज अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखा। ठीक वैसे ही जैसे हैनन जस्टिस ने स्मिथ वर्सेस हगिस के केस में इन द सेम सेंस की बात जो कंसेंट में कही थी, हमने अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में इस बात को रखा। किस बात को जोड़ते हुए रखा? उन्होंने ये बात, इस बात को जोड़ते हुए रखा दैट 2 or more person, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति ही क्यों? 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति ही क्यों? इसका जवाब है आपके कंट्रैक्ट शब्द में। कंट्रैक्ट शब्द जिसको हिंदी में कहते हैं संविदा, और जब आप हिंदी में संधि विच्छेद करते हैं ना बच्चों, तो संधि विच्छेद में ये बन करके आता है सम प्लस विदा। सम मीन्स साथ साथ, विदा मीन्स चलना। साथ साथ आप अकेले तो नहीं चल सकते ना, साथ साथ तो आपको किसी के साथ चलना पड़ेगा। एटलीस्ट कितने लोग होने चाहिए किसी भी कंट्रैक्ट को करने के लिए? एटलीस्ट जो नंबर ऑफ पार्टी है वो 2 होने चाहिए, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग। इसीलिए यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग लिखा है दोस्तों, और कोई कारण नहीं था। 2 या 2 से ज्यादा लोग, एक लोग नहीं, 2, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रैक्ट जो पार्टीज ऑफ द कंट्रैक्ट है वो 2 हैं। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं?
दो या दो से ज्यादा लोग आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। हमने जिस सेंस में तुमसे बात कही है उसी सेंस में तुम उसी चीज को समझते हो, तब हम ये मानेंगे कि तुम्हारी सम्मति है। अगर हमने जिस सेंस में तुमसे बात कही है, जिस चीज के लिए तुमसे बात कही है, उस चीज को उस सेंस में तुम नहीं समझ रहे हो, तो ये कंसेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, पार्टीज की कंसेंट नहीं मानी जाएगी। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि जिस पेन को तुम पेन समझ रहे हो उसको मैं पेंसिल समझ रहा हूं, तो ये पेंसिल और पेन का जो खेल है ना, ये कंसेंट में साबित नहीं हो सकता। अगर जिस पेन को मैं देख रहा हूं, जिस पेन की बात मैं कर रहा हूं, जिस पेन को खरीदने के लिए मैं बात कर रहा हूं, उसी पेन को देने के लिए तुम बात कर रहे हो, तो ही हम दोनों की कंसेंट मानी जाएगी। और वो कंसेंट क्यों मानी जाएगी? क्योंकि वी आर एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट की डेफिनेशन के बाद, ठीक बाद, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट परिभाषित किया गया। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन बेसिकली इंक्लूसिव डेफिनेशन है। वो ये बताती है कि फ्री कंसेंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कब कंसेंट फ्री मानी जाएगी। फ्री मतलब समझते हो? फ्री मतलब कि घड़ी के साथ मोबाइल फ्री? नहीं, ऐसा नहीं है। कंसेंट जब फ्री होती है, फ्री मीन्स विदाउट एनी प्रेशर, आपका प्रेशर नहीं है कोई। कंसेंट लेते समय, कंसेंट देते समय आपने कोई प्रेशर नहीं ले रखा है, वॉलंटरी है, अपनी इच्छा से है। तो फ्री कंसेंट को हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया सेक्शन 14 में। रोचक बात है, ध्यान रखना, कंसेंट कहां डिफाइन है? सेक्शन 13 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। फ्री कंसेंट कहां डिफाइन है? सेक्शन 14, सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ध्यान रखिएगा, सवाल आते हैं, गलत मत करिएगा। प्रीलिम्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गड़बड़ कर देते हो आप लोग, नहीं करना है। ठीक, अब हम कैसे समझेंगे? समझेंगे ये कि जब किसी कंसेंट को फ्री कंसेंट तभी कह सकते हैं when it is not caused by any of the following means। इतने तरीके बताए गए, अगर इनमें से किसी के द्वारा अपना करके, कोई भी तरीका अपना करके, कोई भी तरीका, ये या ये या ये या ये या ये, इनमें से किसी भी तरीके को अपना करके अगर हमने कंसेंट ली है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। तरीके कौन कौन से हैं? तरीका पहला बाय कोहर्सन, दूसरा बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा बाय फ्रॉड, चौथा बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, पांचवा बाय मिस्टेक, यानी प्रपीड़न द्वारा, असम्यक असर द्वारा, कपट यानी फ्रॉड द्वारा, दुर्व्यपदेशन द्वारा या भूल द्वारा। मैंने ब्रैकेट में सेक्शंस लिख रखे हैं, एक एक करके हम सब समझेंगे अभी कि आखिरकार ये शब्द जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। रोचक बात यह है कि ये सारी की सारी डेफिनेशंस हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन की गई। कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है दोस्तों जिसको डिफाइन नहीं किया गया और प्रॉपरली डिफाइन किया गया है। यानी आप कब कहेंगे कि आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट है? आपकी कंसेंट स्वतंत्र सम्मति के अंतर्गत, आपकी सम्मति स्वतंत्र सम्मति के अंतर्गत आती है। आप तब कहेंगे जब आपकी सम्मति किसी ने प्रपीड़न द्वारा ना ली हो, असम्यक असर द्वारा ना ली हो, कपट द्वारा ना ली हो, दुर्व्यपदेशन द्वारा ना ली हो या भूल द्वारा ना ली हो, तब आप कहेंगे कि आपकी कंसेंट फ्री कंसेंट है। अब ये जो नाम आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहर्सन। हिंदी में क्या कहा था, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हिंदी में उसको कहते हैं बेटा प्रपीड़न। प्रपीड़न क्या होता है? प्रपीड़न क्या होता है? देखिए, बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन है आप सब जानते हो बेटा, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, सबका अच्छे से सिलेक्शन होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। पर यह ध्यान रखिएगा कि बेयर एक्ट को तोड़ना सीखिए। जो बेयर एक्ट में लिखा है एक पैरा के रूप में, उसको पॉइंट वाइज बनाना सीखिए। जिस दिन हम ये कर ले गए, हमने आधी से ज्यादा जंग जीत ली। ठीक है, अब मैंने जो डेफिनेशंस लिख रखी हैं उसको पॉइंट में तोड़ रखा है। कोशिश करते हैं इसको समझने की। अगर आपको समझ में आए तो जरूर आप मुझे इस बात को डिस्कस करिएगा, बताइएगा। देखिए, जब आपकी कंसेंट ली जा रही है, मैं एक बार इसको जनरल वे में पढ़ के समझाता हूं। मैंने इस डेफिनेशन को लिखते समय मैंने किसी से सीखा, मेरा सौभाग्य था मेरे कॉन्ट्रैक्ट के सर बहुत अच्छे थे, मेरा सौभाग्य था मैंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, और आपका भी सौभाग्य है कि आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। नाउ इट इज अवेलेबल, इवन अब तो ई लाइब्रेरीज वगैरह बहुत आसानी से अवेलेबल हो सकती है। द कंसेंट मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। आपने
जो मैं थोड़ी देर में कंसेंट के लेने का तरीका बताने जा रहा हूं, इनमें से किसी तरीके से, इनमें से किसी कृत्य से, इनमें से किसी एक्ट से कंसेंट ली है। अगर आपने इनमें से किसी एक्ट से कंसेंट ली है तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दैट कंसेंट इज अफेक्टेड बाय कोहर्सन, एंड इफ इट इज अफेक्टेड बाय कोहर्सन देन it shall not considered as a free consent, and if it is not considered as a free consent, then such agreement which is mentioned under section 10 are not converted into a contract, because ultimately a contract is a converted form of an agreement। और तो कोई विचार है नहीं इसका। इसलिए जब कभी किसी भी व्यक्ति की कंसेंट ली गई है फॉलोइंग एक्ट्स द्वारा, सिर्फ 2 एक्ट हैं, याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और ये कंसेंट पता है क्यों ली जाती है इस एक्ट के द्वारा? ताकि तुम एग्रीमेंट कर लो, तुम एग्रीमेंट कर लो, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं कि तुम एग्रीमेंट करने पे मजबूर हो जाओ। कैसा कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बाय कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। मैं कर रहा हूं या करने की धमकी दे रहा हूं। क्या धमकी दे रहा हूं? थ्रेटिंग टू कमिट, मैंने किया है एक जगह, या मैं कर रहा हूं, करने की धमकी दे रहा हूं दूसरी जगह। कौन सा काम? हर वो काम जो आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन किया गया है, मना किया गया है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया जो आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिट है, फॉरबिडन है, अगर आपने ऐसा काम किया है तो आपकी कंसेंट प्रपीड़न द्वारा यानी कोहर्सन द्वारा ली गई है, ऐसा माना जाएगा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। ग्रीवियस हर्ट पढ़ा है ना, घोर उपहति आईपीसी में। मैंने ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हुए आपसे कहा कि इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, इस एग्रीमेंट पे तुम्हें साइन करना ही होगा, नहीं तो मैं ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा, धमकी दे रहा हूं। दोनों ही चीजें यहां कवर हो। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है ना बेटा, कमिटिंग और थ्रेट टू कमिट, मतलब दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, चाहे तुम कर रहे हो, चाहे ऐसा करने की धमकी दे रहे हो। कौन सा काम? वो हर काम जो फॉरबिडन बाय आईपीसी है। इंडियन पीनल कोड है, रोचक बात है ना। आईपीसी की बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहां ही करने को मिलती है? यहां करने को मिलती है। कहां करने को मिलती है? सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच प्रोवाइड्स अबाउट द एक्सप्रेशन कोहर्सन। उसकी मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? दूसरी बात है बाय अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। हम आपकी संपत्ति को अनलॉफुली डिटेन कर रहे हैं या ऐसा डिटेन करने की धमकी दे रहे हैं। अगेन धमकी देना, आसान भाषा में कहूं ना तो ये दोनों काम जो है ना धमकी से ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं डे टू डे लाइफ में। हमने धमकी दी, मैं तुम्हारी उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा, तुम इस एग्रीमेंट पे साइन करो, अदरवाइज मैं तुम्हारी इस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा। अगर हमने ऐसा कहा तो ये भी कोहर्सन के अंतर्गत आएगा। अगर हमने ऐसा किया तो ये भी कोहर्सन के अंतर्गत आएगा। देयरफॉर बाय अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, अगर हम करते हैं, क्यों करते हैं ये दोनों के दोनों काम हम क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों के दोनों काम हम इसलिए करते हैं ताकि मस्ट हैव डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ये दोनों के दोनों काम हम इसलिए करते हैं ताकि हम उस व्यक्ति की सम्मति लेकर के इन एक्ट के माध्यम से उससे एग्रीमेंट करवा लें। और अगर हमने ऐसा एग्रीमेंट कराया ना दोस्तों, तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? दैट एग्रीमेंट इज अफेक्टेड बाय कोहर्सन। ऐसा माना जाएगा कि ये एग्रीमेंट कोहर्सन के द्वारा यानी प्रपीड़न के द्वारा अफेक्टेड है। और इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा वॉइडेबल। कहां लिखा है? सेक्शन 19 में लिखा है। सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स अबाउट इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइडेबल? एक्चुअली आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल का। वैलिड मीन्स लॉफुल, सब ठीक है, ऑल इज वेल, पढ़ा है ना, ऑल इज वेल, वही ऑल इज वेल। वॉइड मीन्स जीरो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसकी कोई अहमियत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। वॉइडेबल मीन्स 2 थिंग्स। जो पहली बात है वॉइडेबल की वो ये है दैट द लॉ रिगार्ड्स इट एज वैलिड, विधि उसे पूरी तरह से वैलिड मानेगी। दूसरी चीज दैट इट इज अप टू द एग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार हर पार्टी में, हर संविदा के पक्षकारों में कोई ना कोई एक पीड़ित होता है ना दोस्तों। उन्हीं में से जो पीड़ित पक्षकार है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसका हर्जाना हुआ है, वो पक्षकार चाहे तो इस संविदा को वैलिड डिक्लेयर करा दे, चाहे तो वॉइड डिक्लेयर करा ले। यानी आज के बाद आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वॉइडेबल, तो वॉइडेबल हैज 2 मीनिंग्स, दैट
वन मीनिंग इज दैट द लॉ कंसीडर्स इट एज वैलिड। लॉ उसे क्या मानेगा? लॉ उसे वैलिड मानेगा, वैध मानेगा, बट इट इज अप टू द एग्रीव्ड पार्टी आइदर टू डिक्लेयर सच पर्टिकुलर कंट्रैक्ट एज वॉइड और एज वैलिड। ये ध्यान रखिएगा। एक बात इस धारा के एक्सप्लेनेशन में कही गई, किसी भी धारा में, किसी भी सेक्शन में, आप पूरे लॉ में पढ़ रहे हो, एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन में कही गई बात हम पूरी तरह से लिख नहीं पाते, कुछ बातें छूट जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन की बात को प्रॉपरली समझने के लिए एक एक्सप्लेनेशन का दिया जाना जरूरी है। आप ये समझें कि उस एक्सप्लेनेशन के द्वारा ही उस सेक्शन को पूरा किया जाता है। यही कारण है कि हर कानून में आप देखेंगे कि लगभग हर जगह एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। इलस्ट्रेशन क्यों दिया जाता है? इलस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक एग्जाम्पल, जो मैं आपको देता हूं, अभी इस क्लास में दे रहा हूं, आने वाली समय में और क्लासेस जब मैं कंडक्ट करूंगा तो उसमें भी दूंगा, है ना। तो अगर जो एक्सप्लेनेशन है जो इस सेक्शन की बात को पूरा करता है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है दैट इट इज इममटीरियल, ये तत्वहीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या वेदर आईपीसी इज और इज नॉट इन प्लेस वेयर द कोहर्सन इज एम्प्लॉयड। जहां कोहर्सन कॉज किया जा रहा है ना, जहां ये कॉज किया जा रहा है, वहां आईपीसी लागू है, लागू नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। पूरी बात को समराइज कर लूं तो इस पूरी बात को मैं ये समझा सकता हूं कि कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति अपनी कंसेंट कोहर्सन के अंतर्गत दे रहा है, जब उसकी कंसेंट हम लेते हैं इनमें से किसी एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट? या तो हम कोई एक्ट कर रहे हैं या कोई एक्ट करने की धमकी दे रहे हैं जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है। दूसरी चीज, हम लॉ अनलॉफुली डिटेन कर रहे हैं या ऐसा डिटेन करने की धमकी दे रहे हैं किसी व्यक्ति की संपत्ति को। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा करके वो हमारे एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कर दे। ध्यान रखना है कि अगर ऐसा करके हम उस व्यक्ति के एग्रीमेंट पे साइन करवा लेते हैं तो वो कोहर्सन से अफेक्टेड माना जाएगा और कोहर्सन से अफेक्टेड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का एक और क्वेश्चन, वॉइडेबल हो जाएगा। कहां लिखा है? सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बड़े रोचक केसेस हैं इसमें, आप कभी मौका लगेगा तो जरूर पढ़ेंगे इसको और डिटेल से। जैसे चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम से सम्मा, जैसे अलवर शेट्टी का केस है, उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूं इसको कि एक विडो होती है, एक विडो होती है, उसके हस्बैंड की बॉडी वहीं रखी रहती है। हस्बैंड के घर वाले कहते हैं हम इस हस्बैंड की बॉडी को तब तक क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आत्मसंस्कार नहीं करेंगे, जब तक कि तुम किसी भी एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर लेते। आप किसी विडो से उसके हस्बैंड की बॉडी को सामने रखते हुए ऐसा कह रहे हैं तो आप उसकी कंसेंट कैसे ले रहे हैं? आप उसकी कंसेंट धमकी दे के ले रहे हैं। और क्योंकि ऐसा करना मना है तो उसने अपनी कंसेंट दे दी। बाद में मुकदमा हुआ, मुकदमे में डिसाइड हुआ कि विडो ने जो अपनी कंसेंट दी थी वो प्रपीड़न से उत्प्रेरित होकर के, प्रपीड़न से पीड़ित होकर के दी थी। ये होता है प्रपीड़न का मतलब, ये होता है कोहर्सन का मतलब। बहरहाल अनडू इन्फ्लुएंस, द नेक्स्ट पॉइंट इज अनडू इन्फ्लुएंस। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में कहते हैं इसको असम्यक असर। असम्यक असर, असम्यक असर क्या होता है? सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द टर्म अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगेन मैंने बेरैट की लैंग्वेज को तोड़ करके लिखने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्लीज इसको देखते रहिए, समझते रहिए। जहां समझ में दिक्कत आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिए, देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी अनडू इन्फ्लुएंस होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पार्टीज के बीच में रिश्ता होना, संबंध होना, रिलेशन होना। ऊपर वाले में तो नहीं था, कोहर्सन में तो नहीं था, यहां है। यानी अगर इन पार्टीज के बीच नेचुरल रिलेशन है तो, इन पार्टीज के बीच स्पिरिचुअल रिलेशन है तो, इन पार्टीज के बीच फिड्यूशरी रिलेशन है तो, वो सारे के सारे रिलेशन यहां कवर किए जाएंगे। फिड्यूशरी मतलब समझते हो ना दोस्तों, नया शब्द है, ट्रस्ट के ऊपर। जो रिश्ता ट्रस्ट का होता है, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। पढ़ा है ना, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप क्या होता है? वो डिवोटी और गुरुजी का, डिवोटी और गुरुजी का रिलेशनशिप ट्रस्ट का होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप का मतलब यहां बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप। दूसरी बात जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 16 में पढ़ते हैं, दैट वन पार्टी, ध्यान रखना है, कोई एक पक्षकार, दोनों में से कोई भी एक पक्षकार मस्ट बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट,
पति पत्नी का रिश्ता याद आ रहा है ना, वो यही है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर, डोमिनेट द विल ऑफ अदर। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को डोमिनेट करता है, उसकी इच्छा को डोमिनेट करने की ताकत रखता है, तो भी वो अंडू इन्फ्लुएंस में कवर हो जाएगा अगर वो उस पोजीशन को यूज करता है, अगर वो उस पोजीशन को यूज करता है। यानी द सच पार्टी हु इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन मस्ट हैव यूज हिज पोजीशन। सेकेंड पॉइंट को तुरंत जोड़िए थर्ड पॉइंट से, और थर्ड पॉइंट को तुरंत जोड़िए फोर्थ पॉइंट से। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से संबंध रखता है, बात खत्म हो जाती है। संबंध किसी भी तरीके के हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। ऐसे संबंध में एक पक्षकार की इच्छा को डोमिनेट करने की शक्ति दूसरा पक्षकार रखता है। अगर वो सिर्फ डोमिनेट करता है और उसको यूज नहीं करता है तो अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अंडू इन्फ्लुएंस केवल तभी होगा जब वो पक्षकार अपनी उस डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करे, इस्तेमाल करे। और इतना ही नहीं, सच पार्टी मस्ट हैव बीन ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेजेस ओवर द अदर पार्टी। उस पार्टी जो डोमिनेटिंग पोजीशन वाली पार्टी है, वो उस डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करती है और साथ ही साथ उस डोमिनेटिंग पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेजेस उठाती है। अगर वो ऐसा करती है ना दोस्तों, तो माना जाएगा कि ऐसी कंसेंट ली गई है, ऐसी कंसेंट ली गई है अंडू इन्फ्लुएंस के माध्यम से, और अंडू इन्फ्लुएंस के माध्यम से ली गई कंसेंट क्या हो जाएगी? अगेन वॉइडेबल। कहां लिखा है? सेक्शन 19 में। कहां लिखा है? सेक्शन 19 में। कोई समस्या इतने में? एक कंसेप्ट आया, आपने देखा होगा कि यहां पे एक कंसेप्ट लिखा हुआ है, पर्दानशी वुमेन, पर्दानशी महिला। पर्दानशी महिला, पर्दानशी महिला। एक देखिए बेटा, इसका जो सामान्य सेंस होता है वो ये होता है कि वह महिला जो पर्दा में रहती हो, पर्दा मतलब घूंघट में रहती हो, हम लोग उसको घूंघट शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। पर्दानशी वुमेन का केवल वो मतलब नहीं होता, आप उस तक सीमित मत रहिएगा। पर्दानशी वुमेन का मतलब होता है कि एक ऐसी महिला जो सोसाइटी से पूरी तरह से विचलित, अलग हो, बिल्कुल अलग हो, सोसाइटी से उसका कोई नाता ना हो। वो एक घर में रहती है, वो एक घर के कमरे में रहती है, उसमें उसको सारी सुख सुविधाएं दे रखी गई हैं और उस सोसाइटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस दीन दुनिया, जैसे कहते हैं ना, दीन दुनिया से अलग हो जाना, वो दीन दुनिया से अलग हो चुकी है। ऐसी महिला के साथ अंडू इन्फ्लुएंस कारित करना बहुत आसान रहता है और ऐसी महिलाओं के साथ अंडू इन्फ्लुएंस कारित हो सकता है। ऐसा कहा गया खरबूजा कुबेर बनाम या वर्सेस जंग बहादुर के केस में। इंटरेस्टिंग है। जैसे अब होता क्या, जैसे क्लाइंट एडवोकेट का रिलेशन क्या होता है? क्लाइंट एडवोकेट का रिलेशन, क्लाइंट सॉलिसिटर का रिलेशन क्या होता है? ये होता है फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। एडवोकेट ने तुम्हारे या क्लाइंट के बेनिफिट के लिए कोई मुकदमा लड़ा, क्लाइंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, एडवोकेट ने कहा लाओ अच्छा एक प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। क्लाइंट ने कहा ठीक है सर दे दूंगा। एडवोकेट ने कहा कितने की दोगे? उसने कहा सर 1000 रुपये रेट है सर, उसके हिसाब से दूंगा, 1000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है। एडवोकेट ने कहा अच्छा मुझे भी 1000, मैं तो तुम्हारे लिए इतनी करता हूँ, तुम मुझे 200 रुपये में दे दो। ये जो एडवोकेट कर रहा है ना, ये अंडू इन्फ्लुएंस का काम कर रहा है और अंडू इन्फ्लुएंस पूरी तरह से सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वॉइडेबल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर कंसेंट अंडू इन्फ्लुएंस से लिया गया है तो वो भी वॉइडेबल की कैटेगरी में आएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉड। फ्रॉड, फ्रॉड यानी हिंदी में इसको कपट कहते हैं। कपट, कई बार हमने इसका नाम सुन रखा है, डे टू डे लाइफ में इसको अक्सर यूज करते हैं, इस शब्द को अक्सर यूज करते हैं। आज हम समझते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड। आपको बताऊं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी फ्रॉड बताया गया, यानी इन केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स वहां पे भी फ्रॉड गड़बड़ है, वहां पे भी फ्रॉड एक रॉन्ग है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी फ्रॉड को एक रॉन्ग बताया गया है। बहुत साल पहले एक केस आया डेरी वर्सेस पीक का। डेरी वर्सेस पीक के केस में हर्षल जस्टिस थे, हर्षल साहब ने फ्रॉड को डिफाइन किया। बेसिकली ये हाउस ऑफ लॉर्ड के थे, इन्होंने भी फ्रॉड को डिफाइन किया था और काफी अच्छे तरीके से इन्होंने डिफाइन किया। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इतने तरीके बताए गए। अगेन मैंने बैराक्ट से
डेफिनेशन को तोड़ करके लिखने की कोशिश की ताकि आप और हम दोनों बेहतर अच्छे तरीके से समझें दैट व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रॉड इज। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्रॉड इज, मैं पढ़ता हूं आप समझिए, दैट द सजेशंस एज अ फैक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट? एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज परसीव्ड बाय आवर ओन सेंसेस इज नोन एज फैक्ट। जो कुछ भी हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं वो फैक्ट है। द सजेशंस ऐसे सुझाव देना एक तथ्य के रूप में विच इज नॉट ट्रू, जो कि सत्य नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। आपको पता है कि आप कोई बात सामने वाले के सामने इस तरह से रख रहे हैं जो बिल्कुल सच नहीं है, बट बिलीविंग इट टू बी ट्रू, तुम इस तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो कि वो सच है। यानी आप किसी तथ्य को सामने वाले के समक्ष इस तरह से रख रहे हैं, इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो तथ्य सत्य नहीं है, पर आप उसको सत्य बताते हैं कि ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फ्रॉड है। इतना ही नहीं, अगर आप एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हैं, एक्टिव कंसीलमेंट, किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाते हैं, सक्रिय, नॉट पैसिव। बचपन में पढ़ते थे ना एक्टिव पैसिव, यहां क्या है? एक्टिवली पार्टिसिपेट करके किसी फैक्ट को आप छुपा ले जाते हैं, आप छुपाते हैं, तो भी आप फ्रॉड कर रहे होते हैं। जाने आपको जहां बोलना है वहां आप नहीं बोल रहे हैं, आपको फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाएगा क्योंकि आपने उस फैक्ट को एक्टिवली कंसील किया। इतना ही नहीं, द प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, जो वादा किया है वो नहीं निभाना पड़ेगा। सुना है ना आपने? उसको उल्टा कर दीजिए, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा नहीं, जो वादा किया है, जो वचन दिया है, उसको नहीं निभाने के आशय से अगर आप काम कर रहे हैं, आपने कोई प्रॉमिस किया और आपने उस प्रॉमिस को नहीं निभाने का वादा किया कि हम उसको नहीं निभाएंगे, ऐसा आपने मन में सोचा, आप फ्रॉड कर रहे हैं। एनी अदर एक्ट, ये फोर्थ पॉइंट है ना, इसका स्कोप बहुत बड़ा है। जब हम एनी अदर एक्ट कह देते हैं तो हर वो काम जो आप अपने और हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो सारे के सारे काम आ जाएंगे अगर आपने इसको विच इज इंटेंडेड टू डिसीव एनीवन, आपने किसी को छल करने के आशय से, छल करने के उद्देश्य से अगर कोई भी कार्य किया है, यानी अगर आपने किसी को छल कारित करने के उद्देश्य से कोई कार्य किया है, कोई भी कार्य किया है, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी के साथ साथ एनी सच एक्ट और ओमिशन, ऐसा कोई कार्य या लोप as the law specifically declared it to be fraudulent, अगर कोई लॉ उसे कपटपूर्ण या फ्रॉडुलेंट मान के चलता है तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। I mean, इस बात को रिपीट कर देते हैं कि अगर आपने किसी फैक्ट को इस तरह से सामने वाले के सामने प्रेजेंट किया जो कि सत्य नहीं था पर आपने सत्य बताया, अगर आपने किसी एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, किसी तथ्य को सक्रिय रूप से छुपाया, आपने फ्रॉड किया। अगर आपने एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया है जो आप जानते हैं कि हम उसको कभी परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपने फ्रॉड किया। आपने कोई ऐसा कार्य किया जिससे किसी को डिसीव यानी छल उत्पन्न होता है, तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। आपने ऐसा कोई काम या कोई लोप किया जो लॉ के द्वारा स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंट, कपटपूर्ण डिक्लेयर है, तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एनी ऑफ द अबव एक्ट मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन, किस आशय से? टू डिसीव द अदर पार्टी और हिज एजेंट, और टू इंड्यूस, छलावा करते हैं, टू इंड्यूस टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिखाते हैं, छलावा करते हैं, बताते हैं कि हम आपके माध्यम से या आपके एजेंट के माध्यम से किसी भी तरीके से हम इनमें से कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो वो इनमें से किया गया कोई भी कार्य किस कैटेगरी में आ जाएगा? इनमें से किया गया कोई भी कार्य आ जाएगा फ्रॉड की कैटेगरी में। आप इस बात को समझ गए होंगे, लेकिन इस बात में अभी ये बात पूरी नहीं होती। अभी इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा। क्या? एक्चुअली एक एक्सप्लेनेशन, अगेन एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया सेक्शन 17 में, और वो स्पष्टीकरण क्या कहता है? वो स्पष्टीकरण, वो एक्सप्लेनेशन ये कहता है दैट mere silence is not amount to fraud। कोई व्यक्ति शांत है, केवल इस बेसिस पे ये कह देना कि उसने फ्रॉड किया है गलत है। आप इस बेसिस पे कि वो व्यक्ति साइलेंट है नहीं कह सकते। हाँ, इसकी दो एक्सेप्शंस बताए गए। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शंस ये बताया गया दैट वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, जहां आपकी ड्यूटी टू स्पीक है, जहां आपको बोलना ही चाहिए परंतु आप बोल नहीं रहे। मतलब जैसे श्री कृष्ण वर्सेस
असल में क्या हुआ कि ये जो पॉइंट रखा गया, श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का एक केस है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। असल में ये पॉइंट रखा गया दैट मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू या इज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, वो क्यों रखा गया? असल में ये होता है कि कोई भी इंसान अपने निगेटिव फीचर को कभी नहीं बताना चाहता। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये एक्सप्लेनेशन यहाँ देने की क्या ही जरूरत थी? जरूरत इसलिए थी कि कोई भी इंसान अपनी गलत बात किसी को नहीं बताता। एक बहुत बड़ा दोहा है, हमने सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम अपना दिल खोजते कब हैं? हम अपनी बुराई देखते ही कहाँ हैं? नहीं देखते हैं। इसलिए क्योंकि हम अपनी बुराई नहीं देखते हैं, इसलिए इसमें लिख दिया गया कि अगर आप सिर्फ साइलेंट हैं तो आप फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। असल में क्या हुआ, श्री कृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो केस हमने अभी जिक्र किया, उसमें एक बच्चे ने, उसकी अटेंडेंस शॉर्ट थी और उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। अटेंडेंस शॉर्ट होने पर बच्चे जिक्र नहीं करते हैं। आप लोग भी बच्चे हो, पढ़ते होगे, कई बार अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है और आप लोग के टीचर इस बात को गौर नहीं कर पाते हैं इंटरनल लेते समय या एक्सटर्नल लेते समय, तो वो कई बार हवा में नंबर दे देते, चलो ठीक है बहुत अच्छा जवाब दे रहा है बच्चा, लाओ इसको नंबर दे दूं, ये जाने बगैर कि उसने क्लासेस कम की हैं, है ना। आप क्यों जाओगे कहने कि नहीं साहब हमने क्लास कम की थी, आप मेरे नंबर काट लो? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तो श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इस एक्सप्लेनेशन की बात की गई कि देखिए साहब, आप अगर साइलेंट हैं दैट डजंट मीन कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन जहां पे आपको बोलना ही चाहिए, ड्यूटी बहुत बड़ा शब्द होता है बेटा, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग पढ़ते हैं राइट एंड ड्यूटी का कोरिलेशन, बहुत बड़ा शब्द है, पूरा एक चार्ट है उसका। जहां पे आपको बोलना ही चाहिए, जहां बोलना आपका कर्तव्य है, अगर आप वहां साइलेंट रह गए ना तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरा पॉइंट लिखा है वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, जहां साइलेंस बोलने के बराबर है और आप नहीं बोले। जैसे ए ने बी से कहा मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए, ए ने बी से कहा मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए। घोड़ा साउंड माइंड नहीं था, घोड़ा साउंड माइंड नहीं था। यह बात ए ने बी से नहीं कही तो क्या होगा पता है? नहीं कही तो कहना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली ये सोच के चल रहा था कि घोड़ा साउंड माइंड है। इसलिए आप ये मान के चलें कि वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली। और जहां पे साइलेंट इज इक्विवेलेंट टू स्पीक, जहां पे बी ये सवाल करता है कि क्या तुम्हारा घोड़ा साउंड माइंड है, और उसके बाद भी वो साइलेंट रहता है, तो वो साइलेंस क्या समझ ली जाएगी? हाँ में, जबकि वो है क्या? अनसाउंड माइंड। तो क्या कर रहा है वो? फ्रॉड कर रहा है। देयरफॉर अगर किसी इंसान की ड्यूटी टू स्पीक है और कोई इंसान साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू द स्पीक है, या कोई इंसान इस कैटेगरी में आता है, तो वो फ्रॉड कर रहा होता है। लेकिन अगर वो केवल साइलेंट है, केवल इस बेसिस पे वो फ्रॉड कर रहा है, ये नहीं माना जाएगा। इसका भी इफेक्ट सेक्शन 19 में बताया गया, और बाकी इफेक्ट्स की तरह ये भी सेक्शन 19 के अंतर्गत वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन। पढ़ा होगा आपने, खूब सुना होगा इसका नाम। सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पता है प्रीलिम्स में कैसे सवाल आता है? प्रीलिम्स में सवाल आता है मैच द फॉलोइंग। अब इधर लिख दिया सेक्शन 15, 16, 17, 18। यहां लिख दिया मिस रिप्रेजेंटेशन, यहां लिख दिया फ्रॉड, यहां लिख दिया कोहर्सन, यहां लिख दिया अनडू इन्फ्लुएंस। अब इसको आप सही मिलान कर दीजिए। अब आपको पता ना 15 में क्या हो गया? कोहर्सन। 16 में क्या हो गया? अनडू इन्फ्लुएंस। 17 में क्या हो गया? फ्रॉड। 18 में क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन। इतना करने से 2 नंबर मिल जाएंगे। मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 18 डील्स विद द मिस रिप्रेजेंटेशन एंड द कंसेंट विच इज टेकन बाय द मिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वॉइडेबल। कैसे है बताता हूं। What is the meaning of misrepresentation? फ्रॉड का पहला पॉइंट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, फ्रॉड का पहला पॉइंट, और ये the suggestions as a fact which is not true believing it to be true, यानी आपको पता है कि ये तथ्य झूठ है, पर आप बता कैसे रहे कि नहीं साहब ये तो बिल्कुल सच है। यहां और इस पॉइंट में बहुत हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है that when a person expresses a false fact, वहां पे क्या था? ट्रू, कि वो बता किस तरह से रहा है कि वो सच है, जबकि फैक्ट क्या था? गलत था। यहां क्या है? तुम्हें पता ही नहीं है कि वो फैक्ट फॉल्स है या ट्रू है, पर तुम बता इस तरह से रहे हो कि वो ट्रू। एक्सप्रेसेस अ फॉल्स फैक्ट एज अ ट्रू नॉट वारंटेड बाय हिज पर्सनल नॉलेज, माने उसको नहीं पता है कि ये फैक्ट वास्तव में फॉल्स है या ट्रू है। फ्रॉड में ऐसा नहीं था, फ्रॉड में उसको पता था
कि हाँ ये फैक्ट जो मैं इसको बता रहा हूं सामने वाली पार्टी को, ये फैक्ट पूरी तरह से झूठा है। यहां हमने क्या किया कि यहां हमने किसी फैक्ट को बताया बगैर हमारे पर्सनल नॉलेज के, किसी इंसान को इस तरह से पेश कर दिया जिस तरह से कि वो तथ्य पूरी तरह से सही है। अगर वो ऐसा करता है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन करता है। बहुत होता है ऐसा। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, शेखी भगारना। शेखी भगारना एक कहावत होती है, अपनी खूब बढ़ाई करना, खूब ऊंची करना। हम लोग बहुत लखनऊ में बहुत बोला जाता है, ऊंची कर रहे हो तुम अपनी। ऊंची करना मतलब समझते हो आप क्या होता है? अपनी बात को बढ़ा चढ़ा करके रखना, शेखी भगाड़ना, ऊंची कर देना। ठीक है, तो अगर आपने किसी फैक्ट को, अरे नहीं साहब मेरे पास तो 10 मर्सिडीज है एक भी नहीं, हमारे पास 10 मर्सिडीज है, आप आइए कभी मैं दिखाता हूं, इस तरह से आप अपनी शेखी भगाड़ रहे हैं। अच्छा, यहां क्या है? यहां हमें खुद को नहीं पता है कि सत्य क्या है, लेकिन आपने सामने वाले के सामने इस तरह से प्रेजेंट किया कि वो फैक्ट सच है। तो आप क्या कर रहे हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, when a person commits breach of duty, ध्यान रखिएगा, वहां पे भी ड्यूटी, यहां पे भी ड्यूटी, without intention to deceive and gain profit by misleading another person। बड़ा लंबी चौड़ी सी लाइन लिख दी गई, इसको समझते हैं आसान भाषा में। एक डॉक्टर है, ए नाम का डॉक्टर, बी उसका पेशेंट आया, उसने कहा साहब मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, लाइए देख लीजिए, कुछ चेकअप कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब बिल्कुल चेक कर लेंगे। ये आए, इन्होंने पूरा चेकअप किया, डॉक्टर साहब ने पूरी उनकी हिस्ट्री देखी, और उनकी हिस्ट्री देखने के बाद, उनका रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम्हारा एक ऑपरेशन होगा, जिस ऑपरेशन का नाम है ओपन हार्ट सर्जरी। हम सब जानते हैं कि एक बड़ा रिस्की और बड़ा सा ऑपरेशन होता है। हम इसलिए जानते हैं कि हम थोड़ा पढ़ते हैं। फर्ज कीजिए कि ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, फर्ज कीजिए कि ये गांव का है और इसको नहीं पता है कि ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है। उस सिचुएशन में ये पूछता है डॉक्टर साहब हम बच तो जाएंगे? ये कहते हैं हाँ साहब तुम बच जाओगे, 100% बच जाओगे, कोई नहीं, तुम्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जबकि सच्चाई ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी में कितना रिस्क रहता है। अगर मैं 50-50 ना मानूं तो कम से कम 60-40 तो मान के चलता हूं, दैट 60% यू आर सेफ, बट 40% का रिस्क तो रहता है ना दोस्तों। यहां वो क्या कर रहा है? यहां एक डॉक्टर, एक पर्सन के तौर पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी कमिट कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं है डिसीव करने का, लेकिन उसका इंटेंशन है टू गेन प्रॉफिट। अल्टीमेटली क्या होगा? ओपन हार्ट सर्जरी होगी, लाखों रुपए उसके पास आएंगे। वो बचता है तो बचे, ना बचता है ना बचे। लेकिन आपने उसको क्या रखा? मिसलीड करके रखा। उसको क्या किया? मिसलीड किया। इसलिए आप मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए लायबल हो जाएंगे और आप ऐसा नहीं कर सकते। द थर्ड पॉइंट इज causing innocently into an agreement to make a mistake as to the subject matter of the agreement। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, what is the meaning of subject matter? Subject matter of the agreement means क्या होता है? मैं बताता हूं। Subject matter of agreement मतलब ये हुआ कि on the basis of which the whole agreement depends upon, जिसके जो मूल सार जिस्ट होता है किसी एग्रीमेंट का, वो सब्जेक्ट मैटर है। एक ए ने बी से कहा कि मेरा फोन ले लो। ए ने क्या किया था कि अभी 2 साल पहले मेरा एक फोन है, मैं बहुत पुराना फोन चला रहा हूं, बहुत पुराना फोन है मेरे पास। मैंने बी से कहा कि मेरा फोन ले लो, तुम सेकंड हैंड तुम कह रहे थे लेने को, ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमने कब लिया था? मैंने कहा अभी तो लिया था 3 महीने पहले। मैं क्या कह रहा हूं? मेरे पास जो फोन है वो 2 साल पुराना है, मुझे पता है। मैंने सामने वाले को किस तरह से रिप्रेजेंट किया? मैंने उससे कहा अभी तो लिया था 3 महीने पहले। यानी मैंने क्या किया? इनोसेंटली किसी को सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट के रिगार्डिंग झूठ बोल दिया, उसको मिसलीड कर दिया और उससे कहा कि अभी 3 महीने पहले ही तो मैंने फोन लिया था, तुम मेरा ये फोन ले लो। आप ऐसा अगर करते हैं तो आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और आप सब जानते हैं दैट सच एक्ट मस्ट बी फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये लाइन तो याद हो गई होगी कि आप ऐसा कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा कर रहे हैं ताकि वो व्यक्ति आपसे कॉन्ट्रैक्ट करे, वह व्यक्ति आपसे एग्रीमेंट करे। आप फिर से समझ लीजिए इसको कि क्या होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। किसी एक इंसान को आप किसी फैक्ट को इस तरह से बयां करते हैं, किसी फैक्ट को इस तरह से बताते हैं, आपको खुद को नहीं पता है कि वो सही है या गलत है, आप उसको इस तरह से बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बिलीव इट्स टू बी ट्रू। दूसरी चीज, व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और उसका इंटेंशन कैसा है?
उसका इंटेंशन है टू गेन प्रॉफिट, ना कि तुमको डिसीव करना। डॉक्टर वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। तीसरा, मोबाइल वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा। इनोसेंटली तुम इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ खेल खाल करते हो, खिलवाड़ करते हो उसके सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट को लेकर के। कहाँ 3 साल, कहाँ 3 महीने, कहाँ 2 साल, बहुत फर्क होता है। तो अल्टीमेटली अगर आप ऐसा करते हैं ताकि वो व्यक्ति आपके साथ कंट्रैक्ट कर ले, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, आप दुर्व्यवदेशन कर रहे होते हैं। और अगर दुर्व्यवदेशन कर रहे होते हैं तो उसका भी इफेक्ट हो जाता है वॉइडेबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक। सबसे छोटा लग रहा होगा ना, इसका इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा होता है मिस्टेक। क्यों? क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि मिस्टेक का इफेक्ट बाकी सारे इफेक्ट से अलग है। बाकी सारे के सारे, आप कोहर्सन पढ़ चुके, अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ चुके, फ्रॉड पढ़ चुके, मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके, इनका इफेक्ट क्या है? वॉइडेबल। मिस्टेक, भूल का इफेक्ट है वॉइड। क्यों? सिर्फ 3 बातें याद रखनी है यहां, सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। अगर ये 3 बातें आपके समक्ष आ रही हैं एज अ जज, तो आप उस कंसेंट को बाय मिस्टेक मानेंगे और वो कंसेंट वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। मतलब ये है कि 3 पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है दैट द मिस्टेक मस्ट हैव कमिटेड बाय बोथ द पार्टीज। अगर कोई एक पार्टी मिस्टेक कमिट करती है तो कंट्रैक्ट वैलिड रहेगा, इन्फोर्सिएबल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही मिस्टेक दोनों पार्टीज कमिट करती हैं तो ही कंट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर होगा अंडर दिस प्रोविजन। इतना ही नहीं, द मिस्टेक मस्ट बी ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में यहां पे जो बात बताई गई वो ये बताई गई कि मिस्टेक हमेशा फैक्ट की कारित की जानी चाहिए, ना कि लॉ की। ध्यान रखना है, यहां क्या लिखा है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? तथ्य की भूल। यही तो बोला है मैंने कि भूल कैसी होनी चाहिए? तथ्य की। इसलिए हेडिंग ही ये डाल दी गई ताकि एक पॉइंट तो आपका हेडिंग से तैयार हो जाएगा। कंसेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कंसेंट बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी मिस्टेक किस चीज की होनी चाहिए? मिस्टेक होनी चाहिए फैक्ट की। किस चीज की नहीं होनी चाहिए? लॉ की नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है दैट सच फैक्ट। अच्छा, मान लो मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया तब कॉन्ट्रैक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वॉइड नहीं होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है दैट सच फैक्ट मस्ट बी इसेंशियल और मटेरियल फॉर द एग्रीमेंट। यानी आप जो तथ्य सामने रख रहे हैं वो तथ्य उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, ऐसे समझ लीजिए। मतलब इसेंशियल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ विच द होल एग्रीमेंट डिपेंड्स अपॉन। अगर कंसेंट इनमें से किसी तरीके से कारित की जाती है तो वो कंसेंट वॉइड कंसेंट मानी जाएगी, वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। इन कंक्लूजन हम एक बात आपसे बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जो कंसेंट कही गई, सेम थिंग इन द सेम सेंस वाली बात से, कंसेंसस एड आइडम वाली बात से आप उसको आराम से समझने की कोशिश करें। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट। जहां वो फ्री कंसेंट बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि अगर कोहर्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से कंसेंट कॉज की गई है तो ऐसी कंसेंट पूरी तरीके से अफेक्टेड मानी जाएगी। ऐसी कंसेंट बिल्कुल फ्री एंड वॉलेंट्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और अगर कभी कोई कंसेंट फ्री एंड वॉलेंट्री नहीं रहती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बन पाता है। एग्रीमेंट शैल नेवर कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और एसेंशियल पॉइंट को डील करेंगे। जय हिंद।